आज देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, खामी और इसकी खूबियों को बताने के लिए लोकवाणी के स्पेशल कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे हैं भीलवाड़ा शहर के ख्यातनाम राजनीतिक विशेषज्ञ। आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है प्रमोद जी तिवारी, उसके बाद हमारे साथ है शैलेंद्र जी बोटिया, उसके बाद हमारे साथ में है दुर्गेश जी शर्मा और उसके बाद नवीन जी शर्मा। आइए इनसे जानते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका मतलब क्या है, इसकी खूबियां क्या रहेगी, इसके परिणाम अच्छे क्या रहेंगे और बुरे क्या रहेंगे। इसमें सबसे पहले प्रमोद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसकी अच्छाइयां हैं, क्या इसकी बुराइयां, इस पे कुछ प्रकाश डालें। देखो, अगर खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन वैसे ठीक है, क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और लगभग उन्होंने 21,000 से ज्यादा लोगों की राय भी ली है। 80% लोग और देश के करीब 30 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की, इन सब ने इसके पक्ष में कहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव, जैसा कि आजादी के बाद 52 से लेकर कई दिन बाद तक चुनाव साथ साथ होते रहते थे, उसके बाद में क्योंकि जब विधानसभाएं भंग हो गई तो फिर वो शेड्यूल बिगड़ गया, अब चुनाव अलग अलग होने लगे। हम राजस्थान की बात करें, अभी हमने 2023 के नवंबर में विधानसभा चुनाव देखा, मई में लोकसभा चुनाव हो जाएगा। तो जो चुनी हुई सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसको काम करने का समय नहीं मिला। फिर आचार संहिता लग जाएगी, इसके थोड़े दिन बाद फिर पंचायत चुनाव आ जाएंगे, फिर नगर पालिका चुनाव आ जाएंगे। तो एक तरह से यूं देखा जाए प्रारंभिक रूप से तो एक अच्छा कदम है, खर्चा बचेगा, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होंगे। इसमें एक राइडर भी है कि 100 दिनों के अंदर अंदर आपको पंचायत के और नगर पालिका के चुनाव भी करवाने होंगे। तो एक तरह से 3 से 3.5 महीने या 4 महीने की कवायद है, जिसमें विधानसभा, लोकसभा और जो आपके पंचायत के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव हो जाएंगे। बाकी अब आप देखेंगे 2 साल तक राजस्थान में कोई सी भी सरकार हो, न तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर सकती है, आचार संहिता लग जाती है, वो काम नहीं कर सकती है। तो इस हिसाब से तो मैं मानता हूं कि ये ठीक है। पर इसमें एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी कि कई विधानसभाओं के कार्यकाल समय से पहले खत्म करने पड़ेंगे और कई के कार्यकाल समय से ज्यादा चलेंगे। उनके लिए ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ भी नहीं है। अगर 7 चुनाव कराए जाएंगे तो 10-12 विधानसभा तो पहले भंग हो जाएगी, कुछ समय से ज्यादा समय तक रहेगी, तो उनका क्या दोष रहेगा। ये एक इसका सबसे बड़ी खामी देखने को मिलती है। शैलेंद्र जी, ये जो खामी है इसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं क्या, और दूसरे कौन से रहेंगे, क्या इसकी दूसरी खामियां रहेगी। ये जो विषय आया है इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन का, ये हिंदुस्तान के लिए कोई नया विषय नहीं है। सन 70 से पहले मेरी जहां तक जानकारी है, यही परंपरा थी, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ ही हुआ करते थे। सन 72 में शायद पहली बार विधानसभा अलग से हुई और लोकसभा अलग से हुई, और ये सिलसिला आज तक अनवरत जारी है। वर्तमान में केंद्र की जो भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, इसका विजन बहुआयामी है। इस संवैधानिक संशोधन और लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की कानूनन व्यवस्था के पीछे उनकी दूरगामी सोच है, और वो सोच राजनीतिक दृष्टि से भी है, राष्ट्रीय दृष्टि से भी है, आर्थिक दृष्टि से भी है। सबसे बड़ा इसके तीनों पहलू पे मैं अपने संक्षिप्त में बात रखूंगा। सबसे पहला जो एक राजनीतिक एजेंडा है नरेंद्र जी मोदी का इसके पीछे, और वो स्वागत योग्य भी है। पूरे देश में, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, समान विचारधाराओं की अगर सरकार आएगी तो संघीय ढांचा मजबूत होगा, विकास बहुत तेज गति से होगा, जनता की समस्याओं का समाधान निरंतर बिना किसी बेरोक टोक के चलता रहेगा। वर्तमान में हम अगर देखें तो किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार, दोनों एक दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं। केंद्र तो कहती है कि हमारी जनता के हित की योजनाओं को राज्य सरकार जानबूझकर लागू नहीं कर रही, और राज्य कहते हैं कि हमको जो फंड मिलना चाहिए वो केंद्र देने में देरी कर रही है। इस आपसे वाद विवाद में जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसका एक समुचित समाधान मिलेगा। दूसरा राजनीतिक एजेंडा लाभ ये मिलेगा कि हमने देखा होगा पिछले 30-40 सालों से राष्ट्रीय पार्टियों की अपेक्षा क्षेत्रीय पार्टियां अधिक मजबूत हुई है, और उसमें भी वो क्षेत्रीय पार्टियां बहुत अधिक क्षेत्रों में, बहुत अधिक राज्यों में परिवार आधारित है। तो उनकी सोच राज्य तक रहती है, राष्ट्र तक नहीं रहती है।
और राजनीतिक एजेंडा ये बोलता है कि पूरे देशवासियों की, हर राज्य की आवाज केंद्र की आवाज में मिले और हम राष्ट्रीयता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश को हम आगे बढ़ाएं। तो एक बहुत बड़ा एजेंडा नरेंद्र मोदी ने सोच करके रखा है और बहुत 2047 में जो विकसित राष्ट्र की उनकी कल्पना है, उस दृष्टि से उस दिशा के अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम निश्चित रूप से होगा। दूसरा जो है आर्थिक दृष्टि से, तो जैसा राव जी ने बताया, तो मैं भी आज देख रहा था, पढ़ भी रहा था कि 1952 में जो पहला हमारा चुनाव हुआ था उसमें खर्च केवल 1100 करोड़ रुपए का था, 1100 करोड़ रुपए का इलेक्शन का। जो अभी 2019 में आते आते 60,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है। इतना बड़ा गैप और इतना आर्थिक, अगर ये लोकसभा विधानसभा साथ साथ होती है बहुत बड़ा खर्च इसका बचेगा और ये सारा पैसा हमारे देश के विकास में, गरीबों को राहत पहुंचाने के अंदर आएगा। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये जो एक उद्देश्य के लेकर के ये चीज कही जा रही है वो बहुत निश्चित रूप से आगे बढ़ाने वाली है। सबसे बड़ा इन ऑल, चाहे आर्थिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से हम सोचें, हमारा विकास कहाँ अवरुद्ध होता है? विकास अवरुद्ध होता है सरकारी कारणों से। हर चुनाव के साथ में आचार संहिता, लोकसभा हुई आचार संहिता, विधानसभा हुई आचार संहिता, नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हुए आचार संहिता, पंचायती राज के चुनाव हुए आचार संहिता, सहकारिता के क्षेत्रों के चुनाव हुए आचार संहिता। और आचार संहिता के चलते या आचार संहिता के बहाने से जनहित के जो काम, सामान्य काम भी होते हैं, वो रुक जाते हैं। तो ये जो नई चीज अगर बनेगी तो उससे निश्चित रूप से आचार संहिता का एक क्राइटेरिया निश्चित होगा और विकास जो अवरुद्ध या देरी से होना तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। इसमें बहुत सारी चीजें जैसा बताया कि नहीं है, उन विधानसभाओं का क्या होगा जो बिफोर हो रही है या बाद में हो रही है। आप बता रहे हैं शैलेंद्र जी, ये तो खूबियां होगी जो भी प्रमोद जी ने गिनाई, ये तो वही खूबियां हैं, आप बस उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसकी खामियां क्या रहेगी? खामी इसकी अभी मोटा मोटी नहीं दिखती है, इसलिए नहीं दिखती है कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसकी खामियां ज्यादा निकल जाएगी। इसका नुकसान प्राइमरी फैसी नजर नहीं आ रहा कोई, लेकिन अब इसकी गहराई में देखिए हिडन एजेंडा है नरेंद्र जी मोदी का। आप मान के चलिए कोई भी विचारधारा के व्यक्ति हो, कोई भी हो, उनका एक हिडन एजेंडा है कि देश के अंदर एक सरकार हो, एक विचारधारा की सरकार, और उनका उद्देश्य घोषित रूप से निश्चित रूप से यही है कि राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। आज क्या क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से राष्ट्रीयता की भावना नहीं बढ़ पा रही है, वो क्षेत्र तक ही सीमित रह रही है, परिवार तक ही सीमित रह रही है, जाति तक ही सीमित रह रही है, धर्म तक ही सीमित रह रही है। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना को बलवती करने के लिए एक चुनाव, एक देश होना नितांत आवश्यक है। अब जो इसके अंदर जो खामी की बात आपने कही है कि इसमें क्या खामियां हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कानून में जो भी प्रावधान करें उसको बहुत स्ट्रांगली करें। ये कई कई चरणों में जो चुनाव की प्रक्रिया, 7 चरणों में, 6 चरणों में, 8 चरणों, इसको जितना कम से कम कर सकें उतना कम से कम करें, और कम से कम एक राज्य में तो एक ही दिन में हर पोलिंग बूथ के ऊपर पोलिंग हो जाए, ऐसी व्यवस्था हो। और समीपस्थ जो राज्यों में, अब राजस्थान में चुनाव 1 तारीख को होते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव 2 तारीख को होते हैं, तो क्या होता है उसकी वजह से राजस्थान में तो पोलिंग हो रहा है और उधर धुआंधार भाषण हो रहा है, और उसका मीडिया की वजह से सारी कन्विंसिंग इधर हो रही है, जबकि हम रोक लगाते हैं 48 घंटे के बाद में कोई कन्विंसिंग नहीं होनी चाहिए। तो उस दिशा में भी सोचना चाहिए। एक और अधिक चरणों में होता है तो किसी को तो 21 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, किसी को 1.5 महीने का टाइम पीरियड मिलता है प्रचार के लिए, तो उस दिशा में भी सोच करके इसमें यथोचित संशोधन करना चाहिए। मेरी दृष्टि में एक सीनियर पत्रकार होने के नाते ये एक राष्ट्र की आवश्यकता है और बहुत दूरगामी सोच को रख करके इसको जो प्रस्तुत किया है, ये स्वागत योग्य कदम है। दुर्गेश जी, एक पक्ष ये कह रहा है कि ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, ये लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है, लोकतंत्र को एक तरह से नुकसान दे सकता है। इसका क्या मतलब है, इसको आप बताइए कुछ। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की स्थापना इस मूल भावना से की गई है कि जनता के लिए जनता की सरकार चुनी जाए। अभी हम देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम मतदान के लिए जागरूक नहीं कर पाए। लोगों को अभी भी जागरूक करने के लिए हमें विभिन्न प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं। पहले भी एक बात आई थी अनिवार्य मतदान की, लेकिन आई गई हो गई। रही बात अभी भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह हैं मतदान के ऊपर, जिस प्रकार से विभिन्न पार्टियों ने इसका, कुछ पार्टियों ने विरोध भी किया है 1 नेशन और 1 इलेक्शन का, लेकिन उन्होंने एक मांग भी करी है कि वापस बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कहीं न कहीं उनके मन में आशंका है, लोग आशंकित हैं
कि हमारा वोट जो हम डाल रहे हैं वो सही जगह पर जा रहा है या नहीं। मैं इस दिशा में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन ये यक्ष प्रश्न है जो खड़े हैं। लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती इस बात पर है कि क्या हम जनता के मानस के अनुसार, जनता की मंशा के अनुसार सरकार बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, और जनता के लिए बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। अभी कुछ जो वाकये हुए हैं, जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, 191 दिन उन्होंने लोगों से जानकारी की है, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, बात की है, लेकिन वो भी इस बात पर नहीं पहुंच पाए कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो क्या करेंगे। उन्होंने भी ये कहा कि स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो हम दोबारा चुनाव कराएंगे। तो हम समय की जो कम करना चाह रहे थे, आर्थिक रूप से हम कम खर्चा करना चाह रहे थे, वो बात तो जया हो गई। फिर जब अभी हाल ही के दिनों के अंदर सरकारें तोड़ी गई, जोड़ी गई, बिगाड़ी गई और चुनाव किए गए, तो लोकतंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा है। आपका सवाल है कि लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र की दृष्टि से ऐसा कैसा हो। जब तक काम नया प्रयोग करना और नया संविधान में संशोधन करने वाले की मंशा अगर साफ नहीं है, तो फिर उसमें विकृति आए बिना रह नहीं सकती, ये मेरा मानना है। अगर आप नया संविधान संशोधन करना चाह रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन समय की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, काम की दृष्टि से उपयुक्त है, मैं भी मानता हूं, लेकिन उसके पीछे आपकी अगर सोच सही नहीं है तो उसके नुकसान जब आने शुरू होंगे तो उसे रोक नहीं पाएंगे। मेरा मानना है पहले ये मामले स्पष्ट होने चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने, ये सब जानते हुए भी कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध व्यक्त किया है, जब तक आप सबको कॉन्फिडेंस में ना लें, चर्चा परिचर्चा में ना लें, उनके जो सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब ना दें, अपनी भावनाओं को स्पष्ट ना करें, तब तक हम ऐसा बड़ा कदम उठाने के पहले हमें ये सोचने प्रश्न है। और शैलेंद्र जी ने, प्रमोद जी ने जो बताया है कि पहले चुनाव हुए, किस प्रकार से कुछ राजनीतिकरण के कारण कुछ सरकारें गिरी है और वापस उनका चुनाव कराने में बड़ी परेशानी आई है। और जो केंद्र और राज्य का जो एक अलाइनमेंट होना चाहिए, वो अलाइनमेंट जब बिगड़ता है तब फिर लोकतंत्र को बहुत खतरा महसूस होता है। इसलिए मैं जहां तक सोचता हूं ये है कि इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, और जो इसमें जो मुद्दे, जो समस्याएं लिए हुए हैं, उनको स्पष्ट करने की जरूरत है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो भी इसको हाथों हाथ लागू नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पे एक बार फिर से सोचना करना चाहिए। लेकिन प्रमोद जी और शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है, इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इनमें से किसकी तरफ की साइड लेंगे। और दूसरी चीज ये कि अभी आपने कहा कि लोकतंत्र जो है उसको मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये दूसरे देशों में भी होता है, लेकिन दूसरे देशों में पॉपुलेशन कम है, इस वजह से वहां पे उसका मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता है, जैसे स्वीडन का एग्जांपल लेते हैं। लेकिन क्या भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में जो कहा है कि लोकतंत्र को प्रहार है, जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, जो मेरे तीनों वरिष्ठ साथी, इन्होंने, इनकी किसी का विरोध करने का कोई वजह नहीं है, इन्होंने सबने अपने अपने तार्किक चीज दी है, तो ये कोई विरोध वाली बात तो नहीं हो सकती। पर एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, अपने पॉपुलेशन वाली बात उठाई, बहुत परम आवश्यक है। एक जनगणना करनी पड़ेगी सरकार को, वो जल्द इसकी हो सकता है कुछ ही दिनों में आपको सुनने को मिले कि सरकार इसकी तरफ भी कदम बढ़ा रही है। एक 33% आरक्षण, महिला आरक्षण वाला जो बिल है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले ये सब चीजें धरातल पे आना बड़ी टिपिकल चीज है, वो भी सरकार के दिलो दिमाग में चल रही है। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खर्चा कम होगा, सब कुछ बातें हैं। एक बात जो दुर्गेश जी भाई साहब ने बताई अभी, कभी लोकतंत्र को खतरा है या कोई बात है, जैसी भी आपने जो सवाल उठाए, उससे निकलने के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि सरकार खुले दिल के साथ में, आपके पास में जो प्रमुख आपके विश्वविद्यालय हैं, वहां पे एक परिचर्चा होनी चाहिए, सभी जाति, सभी वर्ग के साथ में एक चर्चा होनी चाहिए। उसके चर्चा के साथ में नो डाउट जो भी सरकार की मंशा है, स्पष्ट है मंशा
वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, हजारों रुपए नहीं करोड़ों रुपए बचेंगे देश के ऊपर, एक आर्थिक भार कम होगा इस पूरे प्रक्रिया के बाद में। और जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो हमारा जो विकास का पहिया है, जो आचार संहिता के नाम पर हर थोड़े दिन बाद में एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, वो स्पीड ब्रेकर लगने से मुक्ति मिलेगी। और इस स्पीड ब्रेकर लगने से मुक्ति मिलेगी, साथ ही जो नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव का जो है एक सिलसिला है भाई, उसमें भी एक आचार संहिता का एक बहाना लेके जो लोग अपना जो जिसको कह सकते हैं नौकरशाही बचना चाहती है कहीं ना कहीं, या गलियां निकालती है, उस गली से भी एक मुक्ति मिलेगी। और जो एक सरपट दौड़ेगा विकास का पहिया, उससे भारत की एक जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, विकास का एक अलग मापदंड तय हो सकता है उससे। मगर ये बात तय है, इस पूरे मामले में लेकर जिस तरह से सरकार निर्णय कर रही है, जिस तरह से सरकार कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है, उस सबके लिए सभी लोकतांत्रिक दल जितने भी हैं जो संसदीय प्रणाली में हैं, उन सबको विश्वास में लेना परम आवश्यक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इसके लिए नीचे से माहौल बनाना पड़ेगा। आम आदमी के दिमाग में, अभी आप देखिए, आम आदमी के दिमाग में सबसे पहले यही चीज है, वन नेशन इलेक्शन में कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार केवल हिंदी भाषी जो पट्टी है उसमें कोई ज्यादा लाभ लेना चाहती है। ये भी एक तरह का किसी कहीं ना कहीं सवाल जिस तरह से उठ रहे हैं, और दक्षिणपंथी जितने भी लोग हैं या जितनी बड़ी पार्टियां हैं जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, वो जिस तरह से सवाल उठा रही है, तो इस दौर में कहीं ना कहीं उनको भी विश्वास में लेना होगा। विकास के दौर के बीच में आपको ये जो आप ये नए जो संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव कर रहे हैं, संविधान संशोधन ला रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं नीचे से तैयार करना पड़ेगा। अच्छी बात है, एक साथ जो खर्च बढ़ाने का, जो भार बढ़ाने से बचने का तरीका है, अच्छी बात है, लाए हैं। मगर कहीं ना कहीं इसको ज्यादा से ज्यादा इसका जिसको कह सकते हैं सरलीकरण होना चाहिए, आम आदमी के समझ में आए। इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं वर्कशॉप्स करनी चाहिए बच्चों के साथ में। उसके बाद में जो अलग अलग जो खासतौर से एसएससी क्लास वन के लोग हैं, हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हमारे देश के बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, हमारे देश के जो बड़े बड़े एजुकेशन के सेंटर चलाने वाले लोग हैं, या एजुकेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं, उनको लाके कम से कम उनकी गलतफहमियां, उनके जो विचार हैं, उनकी शंकाएं हैं, उनको दूर करना चाहिए। और अच्छा कदम है, नो डाउट एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, इससे बहुत सी चीजें तय होगी। आपने कहा कि कमेटी बैठनी चाहिए और कॉलेजेस में और हर वर्ग के लोगों से इस बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन जो कमेटी बैठी है अभी, उसकी अगर अपन बात करें तो कई जगह पे हमने ऐसा सुना है कि कमेटी जो है काफी ओल्ड एज पीपल इसमें ज्यादा हैं। 2 लोग इसमें ऐसे हैं जो 90 क्रॉस कर चुके हैं और बाकी जो है वो भी 60 अबव हैं। अपनी जॉब्स को प्रोसीड करने के बाद वो इस बारे में बात कर रहे हैं, इस कमेटी में बैठे हैं। आपने कहा कि हर वर्ग के लोगों की बात होनी चाहिए, कॉलेज में बात होनी चाहिए, और दूसरी चीज आपने कही कि आप कह रहे हैं कि जनसंख्या जो है उसके काबू, उसकी गिनती के लिए अभी चांसेस हैं। तो इसके लिए तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बीजेपी चुनाव से पहले कुछ बड़े बड़े मुद्दे लोगों के सामने छोड़ देती है, जैसे सीएए का ले लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन का ले लीजिए। उससे पहले 2019 में आप देख लीजिए, उस टाइम पे भी कोई बड़े बड़े मुद्दे छोड़ दिए। अभी राम मंदिर का एक मुद्दा, एक तरह से कह सकते हैं कि मुद्दा उसे माना जा सकता है क्योंकि एक पक्ष कह रहा है वो मुद्दा है। दुर्गेश जी, आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक मुद्दा छोड़ने की बात है लोगों पे, ताकि लोगों का ध्यान बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए? हर राजनीतिक पार्टी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन ये ऐसे मुद्दे नहीं है जिनसे ध्यान आकर्षित किया जाए। अगर राष्ट्र हित में आप करना चाह रहे हैं तो जब चुनाव नहीं हो उस समय पर इन पर एक्सरसाइज होनी चाहिए पूरी, और एक माहौल क्रिएट करके लोगों को, अधिकतम लोगों से राय लेकर के, उस लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि अधिकतम लोगों की राय उसमें शामिल हो और निर्णय में बदले। चुनाव के टाइम पर ही इन मुद्दों को उठाना, इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना, उससे आप अपनी कमियों को छिपाने का काम करते हैं और सामने वाली राजनीतिक पार्टियों पर प्रहार करते हैं। तो इसमें जो वातावरण जो बनता है, उसमें आप जो संविधान संशोधन करना चाह रहे हैं या कोई नीति लागू करना चाह रहे हैं, उसमें लोगों का जो एक उनकी इच्छा के अनुरूप कोई सुझाव मिलना चाहिए, वो सुझाव नहीं आता है। आप उनको प्रलोभन दे करके, आप उनको डरा करके, ये लोकतंत्र के हित की बात नहीं है। जैसा कि आप इनकी बात से सपोर्ट करेंगे कि ये सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है? देखो, कुछ चीजें तो ऐसी है, ये हर आम आदमी के मन में जो अपोजिशन जो सवाल उठाता है, वो कई चीजें, आप जैसे आप सीएए की बात कर रही थी, 2019 में जब मोदी सरकार आई तो उनके घोषणा पत्र में कमिटमेंट था
तो जब 2019 में आपने पार्लियामेंट में बिल पास कर लिया, एक कानून बन गया, तो उसकी अधिसूचना आज जारी क्यों की? उसका जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठा, और लाजमी भी ये सवाल उठाना 4.5 साल और 5-6 महीने तक आप बैठे क्यों रहे? जब आपको, अगर आपने पार्लियामेंट में कानून पास कर लिया तो फिर आपको उसी समय लागू कर देना चाहिए था। उस समय लागू नहीं करके 4.5 साल बाद लागू कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग पर सवाल उठेगा। एक जो दूसरा जो वन नेशन वन इलेक्शन का एक सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक ये हो सकता है कि, तो हम राजस्थान की बात करें, 2018 में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया, 25 की 25 सीट बीजेपी को मिली। अगर उस समय ये चुनाव अगर साथ होते, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथिकेशन है ये, पर अगर दोनों चुनाव साथ होते तो या तो कांग्रेस को मिलती लोकसभा विधानसभा या बीजेपी को मिलती, तो जनता की जो राय थी, जनता सोचती कि राजस्थान के लिए उस समय कांग्रेस को बेटर मान रही थी और केंद्र के लिए बीजेपी को बेटर मान रही थी, तो वन नेशन वन इलेक्शन में ये संभावना तो खत्म हो जाएगी। पूरे देश में इनडायरेक्टली पूरे देश में अगर एक पार्टी का अपोजिशन खत्म हो जाएगा, या विभिन्नता जैसा आप करेंगे, क्योंकि क्यों रोकेगा? अशोक गहलोत बार बार कह रहे थे कि मेरा जो पैसा है जो केंद्र सरकार में जाता है, अब क्यों जो वो पैसा क्यों टाइमली उनको नहीं मिलता स्टेट को, और जैसे बीजेपी की सरकार आई टाइमली आने लग गया। तो ये जो बाइफरकेशन है, कांग्रेस रूल स्टेट या बीजेपी रूल स्टेट, ये केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। एक जो दुर्गेश जी ने बड़ा मुद्दा उठाया कि जब अब हम डेवलप कंट्री की बात करते, चाहे अमेरिका की, जर्मनी की, या हम और किसी भी कंट्री की बात करते, जापान की, वहां आज भी जहां 100% लिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग, फिर भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। और जब 98 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, ईवीएम को, तो जो आज पावर में है वो लोग इस ईवीएम का विरोध कर रहे थे, और जो आज विरोध कर रहे हैं वो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो अब इस पे भी एक जनमत संग्रह होना चाहिए कि क्या जनता अब बैलेट पेपर से वोट डालना चाहती है? जो एक शंका है वो लोगों के मन से निकल जाए। और जिस देश का बजट लाखों करोड़ रुपए का हो, उसमें केवल हम इसी बात को लेकर के कुछ हजार करोड़ रुपए कम बच जाएंगे या ज्यादा खर्च हो जाएंगे, इसलिए हम जनता का सही मन नहीं पढ़ पाए चुनाव में, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चलिए, ये तो हमने जाना कि किस तरह से राजनीतिक पार्टी के फेवर में या फिर उनके अगेंस्ट में ये कानून हो सकता है, लेकिन क्या आम आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद।